हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में कुछ नया जानेंगे, कुछ खास जानेंगे। एचपैथी का जो सितंबर एडिशन है उसके अंदर एक बड़ा अच्छा केस दिया है और उस केस के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं, उसे हम क्लियर करेंगे आज। तो केस देख लेते हैं। पहले ये केस है एक 29 ईयर ओल्ड फीमेल का, जो आईपीडी में आता है, जिसका हस्बैंड उसको 7:30 बजे सुबह लेके आता है 22 तारीख को 2018 को। प्रॉब्लम क्या थी कि इसने घर पे रखा हुआ फिनॉल सुबह 3:30 बजे करीब, यानी कि ऑलमोस्ट 4 घंटे के बाद 300 ml के करीब कंज्यूम कर लिया था। ये बहुत आम समस्या है। घर पर रखा हुआ फिनॉल मेंटल टेंशन में आके घरेलू गृहणियाँ या एक्सीडेंटली बच्चे कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे एक इमरजेंसी कंडीशन बनती है फिनॉल पॉइजनिंग की। ये फिनॉल पॉइजनिंग हमने एफएमटी में पढ़ा भी था, तो आज उसी के बारे में हम जानते हैं। तो इस फिनॉल पॉइजनिंग से उनको जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे थे, उनको बहुत तेज पुलिंग पेन हो रहा था थ्रोट के अंदर, बर्निंग सेंसेशन था थ्रोट के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे काट रहा है, कोई थ्रोट को काट रहा हो चाकू से। कुछ भी पीने पे, swallow करने पे बिल्कुल कटिंग सेंसेशन फील होता था। और सिर में बहुत हैवीनेस विद हेडेक फील हो रहा था। ये हेडेक लेफ्ट साइडेड था, मोस्टली फ्रॉम सुप्राऑर्बिटल टू ऑक्सीपिटल रीजन। जो प्रेशर से आराम मिलता था, जिसमें थोड़ा सा एक्सेसिव सैलिवेशन था। जब भी कोई चीज़ अनवांटेड पार्टिकल मुंह में जाते हैं तो एक्सेसिव सैलिवेशन हमारा बॉडी का डिफेंस है, वो होता ही होता है। और बॉडी जो है वो नम फील कर रही थी। वाइटल पैरामीटर्स, उसके पल्स रेट 94 थी, SpO2 98% था, ब्लड प्रेशर 130/70, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ था 24 पर मिनट। सिस्टमिक एग्जामिनेशन थ्रोट करने पे पता चला कि थ्रोट पूरा कंजेस्शन में है। CNS कंसेंसस कंडीशन में था, वेल ओरिएंटेड, सारी चीज़ों को पहचान रहा था। प्यूपल्स एग्जामिनेशन में रिएक्टिव टू लाइट, नॉट पिन पॉइंट। प्यूपल्स प्रॉपरली डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। बाकी रिफ्लेक्सेस नॉर्मल थे, ऑल्दो शी वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड वीक। टोन ऑफ मसल इनकी नॉर्मल थी, बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब। तो ये सारे एग्जामिनेशन आपको, जब भी कोई इस तरह का इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है तो आपको ये करने हैं, या आपके आस पड़ोस में कभी ना भी आए, आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको इस तरीके एग्जामिनेशन देखने हैं। और जब कोई ऐसा प्रेजेंटेशन, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेकर के आता है पॉइजनिंग का, तो उसको हम 2 तरीके से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसमें यदि वाइटलिटी स्टेबल है और सिम्टम डेवलप हुए हैं, जैसे कि इसमें था, वाइटलिटी स्टेबल थी बट सिम्टम डेवलप हो रहे थे, या तो ये इस तरीके की पॉइजनिंग या इमरजेंसी लेके आएगा, या फिर जिसमें वाइटलिटी डीअरेंज हो गई है और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है या हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है और सस्पेंडेड एनिमेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सस्पेंडेड एनिमेशन के बारे में डॉक्टर हैनीमैन साहब 5th एडिशन में 67 फुटनोट के अंदर लिखते हैं, these inconvertibles truth which spontaneous offer themselves to our notice and experience explain to us the beneficial action that take place under homeopathic medicine, while on the other hand they demonstrate perversity of the antipathic and
पैलिएटिव ट्रीटमेंट द डिजीज़ एंटागोनिस्टिक एक्टिंग मेडिसिन फुटनोट 1। इस 1 फुटनोट के अंदर वो यहाँ पर बताते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। तो इस सस्पेंडेड एनिमेशन के बारे में वो क्या बता रहे हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो कहते हैं कि जब कभी ऐसा होता है कि मोस्ट अर्जेंट केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ डेंजर टू लाइफ हो, इमीडिएट डेथ हो और हमारे पास कोई टाइम ना हो जहाँ पे हम एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी कर सकें, नॉट आवर्स, समटाइम्स क्वार्टर ऑफ आवर, स्केरली मिनट्स। तो ऐसे एक्सीडेंट में जहाँ सस्पेंडेड एनिमेशन होता है, यानी कि आपके वाइटल्स रुक गए हैं पर डेथ नहीं हुई है, इस तरह की जगह पे फ्रॉम लाइटनिंग, सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें पॉइजनिंग भी आता है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है और उसके बाद आपको सस्पेंडेड एनिमेशन में आप चले गए या फिर आपकी बॉडी में मतलब इतना समय नहीं है हमारे पास कि जहाँ पर आपके वाइटल्स रुक रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वो अलाउ करते हैं और कह रहे हैं जुडिशली बिल्कुल ठीक है कि उसकी इरिटेबिलिटी को स्टिमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं इरिटेबिलिटी स्टिमुलेट का मतलब है कि उसके सोरा को वापस लाने के लिए, इरिटेबिलिटी सेंसिबिलिटी और फिजिकल लाइफ को स्टिमुलेट करने के लिए हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एंड व्हाट इज पैलिएटिव ट्रीटमेंट? ये वो ट्रीटमेंट है जहाँ पर आप कॉज ऑफ डिजीज़ नहीं ठीक करते हैं, वहाँ पे जो बैड इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ आ रहे हैं या ऐसे सिम्टम जो ग्रेव हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर सोरा समाप्त हो रहा है, उसकी वजह से उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये ट्रीटमेंट देना होता है, किसी तरीके से हम व्यक्ति की जान बचा सकें। अब समझते हैं कि कोई भी पॉइजनिंग का केस अगर हमारे पास आता है तो उस पॉइजनिंग के केस में हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप है कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि मेडिको लीगल केस बनता है जैसे हमने एफएमटी में पढ़ा है। सेकंड स्टेप है कि उसकी वाइटलिटी मेंटेन करनी है, जिसके लिए आपको आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा और हीमोडायनेमिक स्टेट को उसकी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप इसके अंदर है कि रिमूवल ऑफ रेजिडुअल पॉइजन, जो पॉइजनिंग जिस भी चीज़ की हमारे पास हुई है उसको किसी तरीके से रिमूव कर दिया जाए, बाय इंड्यूसिंग वॉमिटिंग ऑफ वार्म वाटर, बाय सॉल्ट वाटर या किसी भी तरह के एमेटिक दे करके उसको, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे कॉन्शियस, तो उसको वार्म सॉल्ट वाटर दे करके वॉमिटिंग इंड्यूस की गई थी। फोर्थ स्टेप यहाँ पर आता है कि यूज़ ऑफ होम्योपैथी एज एन एंटीडोट, एंटीडोट हमें इस्तेमाल करना है, यहाँ पर एज एन एंटीडोट इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है टॉटोपैथी का। अब ये टॉटोपैथी क्या है, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा हमेशा से एक ही रहा है कि टोटलिटी ऑफ मेडिसिन। जब भी आप होम्योपैथी का यूज़ करते हैं इन केसेस ऑफ दीज एक्यूट डिजीज़ेस, स्पेशली जो पॉइजनिंग की इमरजेंसी कंडीशंस हैं, उनके अंदर दो तरह की कंडीशन बनती है, जिसके अंदर पहली में हम टोटलिटी निकालते हैं, टोटलिटी, दूसरी में हम एंटीडोट करते हैं उसको एज एन टॉटोपैथी। टॉटोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने अपनी जो फिलॉसफी है उसके अंदर 12 चैप्टर में दिया है। पेज नंबर 120 पर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो हमें अब यहाँ पर ढूंढना है टोटलिटी, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने यूज़ की बोरिक, डॉक्टर बोरिक साहब की रिपर्टरी। तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने ये किया, यहाँ पे जो सिम्टम हमारे पास थे वो ये थे: बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट, नमनेस ऑफ होल बॉडी, हेडेक एम्बेडेड बाई प्रेशर, ये सब चीज़ें थी। ये वो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था, इंडिकेटेड रेमेडी निकालनी है तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम, और दूसरा स्टुअर्ट क्लोज के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है टॉटोपैथी का। टॉटोपैथी में मैंने आपको बताया एंटीडोट करते हैं हम जो बेस्ट सूटेबल मेडिसिन है उसके साथ में, जिसके साथ उसके सिमिलर सिम्टम आ रहे हों। तो इस केस में प्रिस्क्रिप्शन जो दिया गया वो इन सब चीज़ों को निकाल के दिया गया। कार्बोलिक एसिड 200,
यहाँ पर एक चीज़ ये कंफर्म कर रहे हैं कि आईवी फ्लूइड तो चल रहे थे पर इन्होंने रिमूवल ऑफ पॉइजन नहीं किया था, उसके साथ में ये कार्बोलिक एसिड स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं जो मॉनिटरिंग की गई, तो मॉनिटरिंग इन्होंने जो की थी उसमें इन्होंने रेगुलरली हाफ आवरली बीपी चेक किया है, प्यूपिलरी रिएक्शंस देखे हैं हाफ आवरली, SpO2 लेवल आवरली और नील ओरली उनको रखा है। इसके साथ में आईवी फ्लूइड मेंटेन किए हैं, इनपुट आउटपुट चार्टिंग की है। ये यूजुअली आपको मॉनिटरिंग करनी होती है इन एनी इमरजेंसी केसेस। तो ये फॉलोअप्स उसके बाद दिए हुए हैं नीचे कि किस तरीके से फॉलोअप आए, तो फॉलोअप भी देखे ले रहे हैं। 22 तारीख को इन्होंने जब ये 4:30 के करीब ये लाए थे, उसके बाद उनको दवा दी गई, तो लगभग 12 बजे दोपहर में उनको ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, एवरी 10 मिनट कार्बोलिक एसिड 200। और उसके बाद इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा आराम मिलता गया, जैसे कि ये 4 घंटे बाद का है, इसमें सारी चीज़ें कम दिखा रहा है। दोबारा से सेम प्रिस्क्रिप्शन कंटिन्यू किया गया। इधर हम देख सकते हैं 10 बजे के करीब पेशेंट बेटर ओवरऑल। अभी भी 10 मिनट पर कंटिन्यू किया जा रहा है। 9 बजे अगले दिन लगभग 24 घंटे बाद सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। 80% बर्निंग ख़त्म हो गई थी, हेडेक ख़त्म हो गया था 90%, बिल्कुल स्लाइड चीज़ें रह गई थी। तो 1 आवरली उनको कार्बोलिक एसिड कर दिया गया। और इसके बाद अगले दिन देखें तो 6 बजे 24 तारीख को 6 बजे उसको थोड़ी सी सॉफ्ट डाइट भी दी गई और सारे सिम्टम बेटर हो गए। 1 आवरली ही चल रहा था। इससे पहले सुबह आईवी फ्लूइड को बंद कर दिया गया था और शाम को ये सॉफ्ट डाइट शुरू कर दी गई। उसके बाद डे 4 पे पेशेंट पूरी तरीके से एसिम्टोमेटिक हो गया, सारे वाइटल्स उसके बढ़िया थे और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम होम्योपैथी से भी इस तरह की इमरजेंसी को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो हमें इससे सीखने को क्या मिला? हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने को मिली। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइजनिंग मैनेजमेंट कैसे करें। दूसरा, कि हाई पोटेंसी ऑफ रेमेडी बेस्ट एंटीडोट करती है क्रूड ड्रग को। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो सिम्टम आए थे सारे के सारे वो कार्बोलिक एसिड को टोटलिटी में मैच कर रहे थे। बट कार्बोलिक एसिड को अगर आप यूजुअली देखें तो इसको क्या बोला जाता है? फिनॉल। और इसी की ही पॉइजनिंग उसको हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारे दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे थे कि टोटलिटी भी निकल रही थी और दूसरा टोटोपैथी भी यूज़ हो रही थी। फिनॉल पॉइजनिंग ही उसको हुई थी और फिनॉल से ही उसकी सारे सिम्टम मिल रहे थे। इसीलिए वो चूँकि वो प्रूव हो गई थी उसके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें चली गई। वापस आते हैं अपनी बात पे जो हम पढ़ रहे थे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटोपैथी भी देखा हमने यहाँ पे। दूसरा, रोल ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन इन पॉइजनिंग केसेस, जो हम लोग यूजली नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो FMT हमने पढ़ी थी, उस नॉलेज का कहाँ यूज़ करें एक्चुअल प्रैक्टिस में, वो हमने देखा। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइको सोशल फैक्टर्स, इट्स रेलिवेंस इन हिस्ट्री टेकिंग एंड केस मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें आज इससे सीखने को मिली। तो आशा करता हूँ आपको कुछ वैल्यू इससे मिली होगी और इसी तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट को लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।